जैसे अभी बहुत सारी जो मिशन है वो सूरज के पास, जैसे जैसे पार्कर प्रोब भी गया था, वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में। नासा और ईसा की भी ऑब्जर्वेटरीज वहाँ पर है, कुल मिला के कुल कुछ 20-22 मिशन के आसपास सूरज के आसपास गए हैं। तो आदित्य L1 मिशन की अगर बात करें तो वो इनसे कितना अलग है? क्या इन मिशन के अलावा भी कुछ हमारी अलग जानकारी दी है, या इस मिशन ने जो जहाँ तक जानकारी दी उससे ऊपर उसको ऑगमेंट किया हो, एडिशन किया हो, वैल्यू एडिशन किया हो, ऐसा कुछ ग्लोबल लेवल पे? तो आदित्य L1 मिशन जो है वो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें कि हम विजिबल, अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज और इसके साथ साथ चार्ज पार्टिकल का मेजरमेंट भी कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेटरी में हम मल्टी वेवलेंथ, मल्टी पार्टिकल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब जो सन से हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं वो तो राइट फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेवलेंथ है, तो एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम राइट फ्रॉम एक्स रेज टू विजिबल तो हम मेजर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो प्लाज्मा आ रहा है उसका भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जो कि अन्य मिशनों में नहीं होता है। दूसरा है कि हमारे पास जो मेजरिंग कैपेबिलिटी है, जैसे कि VLC है, कोरोनामास विजिबल एमिशन कोरोनोग्राफ है, उसमें क्या करते हैं हम कि सन को ब्लॉक कर देते हैं, उसके कोरोना को देखते हैं। तो हमारा जो विजिबल कोरोनोग्राफ है उसकी क्षमता है कि वो सूर्य के सतह के बहुत पास जा कर के कोरोना है उसको भी देख सकता है। जैसे कि कहेंगे कि 1.04 या 45 के आसपास के, मतलब एक सन का जो रेडियस है उससे थोड़ा सा बाहर से हम क्या प्रोसेस हो रहे हैं कोरोना को देख सकते हैं अगर हम सनलाइट को ब्लॉक कर दें। तो ये जो क्षमताएं हैं ये काफ़ी अच्छी क्षमताएं हैं, जिसके कारण हम कोरोना की स्टडी कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकल रहा है कोरोना को ब्लॉक करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज जो कि सोलर फ्लेयर्स में बनती हैं उसकी भी साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। तो मतलब एक प्रोसेस के कारण जो विभिन्न वेवलेंथ एमिशंस बन रहे हैं उनको हम एक साथ स्टडी। जी, तो ये तो महायान होगा एक तरह से, अलग अलग तरह का सब संवेदनाओं को वो कर, रिमोट सेंसिंग भी कर रहा है, इन सिटू भी कर रहा है, तो एक बड़ी एक उपलब्धि। अब जैसे करते हैं और जैसे प्रोजेक्ट्स है, जैसे दिशा करके आपका एरोनॉमी का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताइए कि उससे क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे देश का आम आदमी जो है वो सूरज चांद के बारे में जानता है, लेकिन लगता है कि ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है, उनको लगता है ये बड़ा कठिन सा काम है, ब्लू स्काई रिसर्च है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भी जो विज्ञानी हैं वो किसानों के बारे में नहीं सोचते, वो मछुआरों के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर उनके साथ उनका ताल्लुक नहीं होगा सीधा। तो क्या ये सही बात है? क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है जो सीधा का सीधा हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए? देखिए, स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी अब हर व्यक्ति के जीवन में समा चुका है। अब सुबह से लेकर शाम तक कोई भी एक्टिविटी करते हैं इंक्लूडिंग मोबाइल, उसका डायरेक्ट कनेक्शन स्पेस टेक्नोलॉजी से है, क्योंकि जो सिग्नल्स हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो सैटेलाइट्स के द्वारा ही भेजे जा रहे हैं। आप ATM जाते हैं, पैसा निकालते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आप अपनी वाहन चला रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई मुझे इस जगह से इस जगह जाना है, तो अपना GPS ऑन करते हैं, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो परवेसिव हो चुकी है हमारी लाइफ में, और उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अफेक्ट करने वाली प्रोसेसेस की भी स्टडी करें। इसीलिए एक मिशन है हमारा दिशा मिशन, जो कि इंडिया का या इसरो का मिशन है, जिसमें हम 2 सैटेलाइट्स को भेजने के प्रोसेस में हैं, जिससे कि एक इक्वेटोरियल ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, एक पोलर ऑर्बिट पर मूव करेगा, और ये करीब 450-500 किलोमीटर की हाइट पर होगा। और ये वहाँ पर जो प्रेजेंट गैसेस हैं, यानी कि वहाँ पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं गैस फॉर्म में, वहाँ पर किस प्रकार के वेलोसिटीज़ हैं, डेंसिटीज़ हैं, टेम्परेचर्स हैं, प्लाज्मा प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, उसकी स्टडी करेगा। और उससे हमको स्पेस वेदरिंग, जैसे मैंने बात किया, स्पेस वेदर के बारे में पता लगेगा, और हम उस तरीके से ये पता कर पाएंगे कि आगे भविष्य में जो किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही हैं होंगी उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकें। तो मिटिगेशन का एक इम्पैक्ट है जो कि हमको स्टडी करना है, और दूसरा ये है कि जो प्रोसेस हो रही हैं, जो हो चुकी है, वो कैसे हुई थी या क्यों हुई थी, उसकी भी स्टडी हम इस मिशन के द्वारा कर सकते हैं। और
इसमें पीआरएल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये मिशन जो है दिशा मिशन, उसको पीआरएल ही लीड कर रहा है। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स लगने वाले हैं उसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स पीआरएल में डेवलप किए जा रहे हैं। जी। और जैसे मैंने कहा मछुआरे और किसानों के लिए क्या पीआरएल कर रहा है, जैसे हमारा जो आम आदमी है उसके लिए पीआरएल या स्पेस साइंस क्या कर रहा है? उसमें स्पेस साइंस की भूमिका ऐसे रहती है कि क्योंकि हमको तो जो समुद्र में तूफ़ान आते हैं, समुद्र में वेलोसिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे जो इनसैट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के द्वारा मिलती है, उसको हम मछुआरों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई 1 घंटे 2 घंटे या आज पूरा दिन जो है समुद्र जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, तो आप समुद्र में ना जाएं, या अगले 3 दिन तक मौसम ख़राब रहेगा, समुद्र में जाने की आप लोग कोशिशें ना करें, या मौसम ख़राब हो गया तो उनको चेतावनी देते हैं कि भाई आप लौट के आ जाइए कोस्ट पर, क्योंकि समुद्र जो है बहुत रफ़ होने वाला है। तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सैटेलाइट्स के द्वारा हमको मिलती है, और उसको हम जो है मानव जीवन में मछुआरों के रूप में कह सकते हैं, आपके जो साइक्लोन्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि किस एरिया में साइक्लोन हिट करने वाला है, तो वहाँ से हम लोग उस पॉपुलेशंस को क्लीन हटाएं वहाँ से, और जो है लाइफ की जो हानि है उसको बचा सकें। जी। एक क्लाइमेट चेंज में, वेदर में भी पीआरएल काफ़ी काम करता है स्पेस साइंस को लेके। और अभी अगर बात करें तो बारी बारी से अल नीनो आते हैं, मरीन हीट वेव्स आते हैं, जिस तरह से हमारे समंदर भी अपना रुख बदल रहे हैं, फिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोरल ब्लीचिंग हो या फाइटोप्लैंक्टन्स में भी कभी कभी दिक्कत, मतलब उसके प्रोडक्शन में कम ज़्यादा होता रहता है। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से रेन का पैटर्न, पहले तो ये होता था कि बहुत पुरखे कहा करते थे कि भाई ऐसी बारिश होगी, ये होगा, उनका ज्ञान सटीक मालूम होता था। आज ऐसा नहीं होता है। आज यहाँ पे बारिश होती है 10 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर में बारिश नहीं होती, यहाँ एकदम गीला है, वहाँ पे एकदम सूखा है। तो क्या बारिश ने अपना रुख बदल दिया है? इतनी गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, बारिश भी खूब जमजमा के होती है, और एक हिस्से को प्यासा रखती है और उसी के बगल वाले को एकदम न्यौछावर हो जाता है बारिश पूरी की पूरी। तो क्या हम स्पेस साइंस से ये जान पाए, अपने विज्ञान से ये जान पाए कि भी ये बारिश ने जो है हमसे थोड़ी मुकर गई है, या फिर क्या आपका कहना है? ऐसा कह सकते हैं, बट क्या है कि कुछ प्रकार के चेंजेस पृथ्वी में होते रहते हैं, और उसी का एक पार्ट है कि हमारे जलवायु मंडल में चेंजेस हो रहे हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। एक तो वेदर होता है जो कि शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, और एक क्लाइमेट है जो कि लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। तो अभी भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बट वार्मिंग बढ़ गया है। यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है वो करीब 1 डिग्री बढ़ चुका है जब से ग्रीन रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है। उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि एटमॉस्फेयर भी स्वेल करेगा, जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके कारण जो समुद्र है वो भी थोड़ा फैलेगा, और फैलने के कारण जो है लैंड जो है उसमें डूबेगी। तो कोस्टल एरियाज़ में ख़ास तौर से ये देखा गया है कि वहाँ पर जो बीचेस है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो इरोड हो रही हैं, और जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ पर पानी भर जाता है। वो सब इसी का एक प्रकार है। अगर पानी ज़्यादा लैंड एरियाज़ में रहेगा तो इवापोरेट होगा तो क्लाउड्स बनेंगे तो रेन होगी। तो एक साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको बोलते हैं। पानी का बारिश बनती है, ऊपर क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के बाद वो गिरते हैं। क्लाउड्स बनने के लिए क्या चाहिए आपको? क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई चाहिए, CCN चाहिए, जिसको हम एरोसोल्स बोलते हैं। तो अगर आप एरोसोल्स हैं, मतलब आपका भाप तो जा रही है, लेकिन अगर पार्टिकल नहीं है तो क्लाउड नहीं बनेंगे। तो यानी कि क्लाउड्स भी बनने के लिए हाँ एक बिंदु चाहिए जिसके आसपास आप वो क्लाउड्स बनेंगे। अभी क्या देख रहे हैं हम कि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जाता है कि बहुत सारे CCNs मिल रहे हैं, तो और जो मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं है तो क्लाउड्स नहीं बन पा रहे, बन भी रहे हैं तो डिके हो जाते हैं, रेन नहीं हो रहा है। तो यानी कि एक प्रकार का साइक्लिक मूवमेंट है जहाँ पर आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ एरोसोल्स चाहिए और मॉइस्चर चाहिए
कि क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स बनेंगे तो रेन होगा, नेचुरल है। क्लाउड्स कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, कहीं ना कहीं तो बरसेंगे अगर बन गए तो। लेकिन अगर आप पास इतने सारे सीसीएंस बन गए कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्लाउड्स ग्रो ही नहीं करेंगे, ग्रो ही नहीं करेंगे तो रेन नहीं होगा। तो ये जो पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीसीएस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी जो ग्रो कर रही है वो इतने अमाउंट के क्लाउड नहीं बना पा रही है। लेकिन जब क्लाउड बन जाते हैं तो एकदम से बरस जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्टॉर्म, क्लाउड बस्ट हो गया, क्लाउड स्टॉर्म हो गया। तो ये जो प्रक्रिया हैं ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, और इसका प्रभाव हम सबको देखने को मिल रहा है अपने जीवन में कि जहाँ बिल्कुल पानी नहीं गिरता था, बरसात नहीं होती थी, सूखा पड़ता था, वहाँ पर आजकल बाढ़ आ रही है, और जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ये एक प्रकार की अध्ययन का विषय है कि हम ये पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका एक कारण और भी है कि आजकल हम जंगल को काटते जा रहे हैं और वहाँ पर मकान बनाते जा रहे हैं। कुछ एरियाज़ जो जहाँ पर पानी भरा रहता था उसको फिल करके हम लोग मकान बना रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं हमको, और प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो थोड़ा बहुत मानव को भी तो झेलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार का एक ये प्रक्रिया है। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से भी बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक मिशन की भी बात चल रही है, देश में क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किए गए, बहुत सारे मिशन जो है देश के लिए लॉन्च किए गए हैं। तो ऐसे ऐसे कौन से मिशन हैं जिसमें पीआरएल का भूमिका होगी और जिसमें सक्रिय रूप से वो भागीदारी उसकी होगी? अगर प्लानिटरी मिशंस या स्पेस मिशंस की बात करें तो पीआरएल लूपेक्स मिशन जो इसरो नासा का मिशन है उसमें कार्य कर रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 4 जो कि सैंपल रिटर्न मिशन है इंडिया का, उसमें कार्य कर रहा है। और भविष्य में चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, चंद्रयान 6 आदि मिशंस की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमारा प्लान है और गवर्नमेंट का ये हमारे ऊपर रिक्वेस्ट है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर 40 में भेजें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक एजेंडा दिया है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन की भी स्थापना करें, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। और ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक्सप्लोरेशन ऑफ सोलर सिस्टम कर सकते हैं। मून पर जाने के बाद अगर हम हैबिटेट कर सकते हैं तो मून को हम लॉन्च बेस बना करके अन्य प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, चाहे हम मरकरी पर जाएं या एस्ट्रॉइड्स में जाएं या वाहे प्लैनेट जाने के जुपिटर सैटर्न के एक्सप्लोरेशन करें। तो ये एक लॉन्ग टर्म विज़न है भारत सरकार का और इसरो के साइंटिस्टों का कि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें जिससे कि हम लोग एक्सप्लोरेशन करें। कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो उसका ऑफ शूट्स हमेशा पब्लिक यूटिलिटी या पब्लिक यूटिलाइजेशंस के लिए आता है। और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा आपको पता ही है कि पूरा जो आजकल का पब्लिक लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ जो क्वांटम मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, नेशनल क्वांटम मिशन, उसमें पीआरएल का काफ़ी योगदान होने वाला है, क्योंकि पीआरएल में क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी काम होता रहा है। और करीब लास्ट 1 दशक से पीआरएल में क्वांटम कम्युनिकेशन, क्यूकेडी यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फोटोन सोर्सेज को बनाना जिसको कि हम हैक ना कर सकें, सिग्नल्स को इस प्रकार को प्रोड्यूस करना, उसके ऊपर कार्य होता रहा है। और हम लोगों ने पीआरएल में करीब 200 मीटर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन करके दिखाया हुआ है। इसी के साथ हमने ये भी दिखाया है कि क्या हम फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स के संग इसको लिंक करके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को भेज सकते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, जिसमें कि हमने दिखाया कि फ्री स्पेस 200 मीटर के क्वांटम कम्युनिकेशन को फाइबर ऑप्टिक्स के लिंक के साथ की को भेजा जा सकता है, और यानी कि हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन को भी सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य मिशंस हैं हमारे, जिसमें कि हमारा ओशनोग्राफी रिलेटेड साइंसेज है, बायोजियो साइंस से रिलेटेड
मिशंस हैं, अर्थ साइंसेस से रिलेटेड कार्य हैं, सोलर फिजिक्स से रिलेटेड कार्य हैं, स्पेस साइंस यानी कि दिशा मिशन है या फ्यूचर में ऐसे मिशंस हैं, उनमें काफ़ी कुछ कार्य हो रहा है जिसमें कि पीआरएल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पीआरएल के पास पिछले 75 साल से ज़्यादा का एक लेगेसी है अवेलेबल, क्योंकि पीआरएल को 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, काफ़ी नई नई साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की रिसर्च स्टार्ट की गई। और आज के समय की बात करें तो पीआरएल में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, सोलर फिज़िक्स, स्पेस एटमॉस्फेयर साइंस, प्लानिटरी साइंस, जियो साइंस, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल फिज़िक्स, थ्योरेटिकल फिज़िक्स आदि विधाओं में कार्य हो रहा है। तो अगर आप पूरी समरी को छोटे से शब्दों में बोलना चाहें तो आप कहेंगे कि पीआरएल में जो रिसर्च हो रही है वो कोर ऑफ द अर्थ टू एंड ऑफ यूनिवर्स। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर मैं बात करूं गगनयान जैसे मिशन की, तो उसमें पीआरएल की क्या भूमिका है? गगनयान जो मिशन है वो है एस्ट्रोनॉट्स को आकाश में लेके जाना, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना और उसके बाद उनको सेफली वापस लेके आना। तो एक पार्ट है टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि एक ह्यूमंस स्पेस में जाएं और कुछ समय बिताने के बाद सेफली लौट के आएँ। दूसरा है कि वो जाने के बाद करें क्या, एक्सपेरिमेंट्स कौन से करें। तो पीआरएल का जो पार्ट है वो है कि साइंस, किस प्रकार की साइंस की जाए। अभी पीआरएल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को प्रपोज किया हुआ है, जैसे कि आप अगर आकाश में जाते हैं तो माइक्रोग्रेविटी होता है, तो क्या माइक्रोग्रेविटीज़ में कुछ ऐसी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स हो सकता है या कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं जिसके कारण हम ये पता करें कि लो ग्रेविटी में या जीरो ग्रेविटी में क्या होता है, या इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को किया जाए जहाँ पर लो ग्रेविटी में प्रक्रिया हो सकती हैं जो कि जीवन नहीं हो सकती हैं, या इसका रिवर्स। तो इस प्रकार के साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को पीआरएल में किया जाएगा। और जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने की बात हो रही है, अगर वो होता है तो हमारे पास परमानेंटली एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी कंडीशंस के लिए, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स को भी। जी सर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं या प्रयोग ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कोalition बना के किए जाते हैं, जैसे लाइगो का प्रोजेक्ट है या फिर अपने न्यूट्रिनो का प्रोजेक्ट है उसके साथ भी। तो ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के साथ भी क्या पीआरएल जुड़ा है अभी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई खोज कर रहा हो? पीआरएल में जैसे आपको पता होगा कि एक्सोप्लैनेट्स की स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी कार्य हो रहा है। एक्सोप्लैनेट्स पहले तो हम लोग मानते थे कि शायद हमारा ही सोलर सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड में, बट अभी हमको पता लगा कि बहुत सारे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं जिनको हम एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं, और अभी तो करीब 5000 से ज़्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। बट पीआरएल में जो कार्य हो रहा है वो है कि एक्सोप्लैनेट प्रोबेबल कैंडिडेट्स तो हैं, बट एक्चुअली में वो एक्सोप्लैनेट है या कुछ और है, इसके बारे में बहुत जगह पर शंकाएं हैं। और हमारे यहाँ जो एक्सोप्लैनेट स्टडीज़ चल रही हैं जो कि 1.2 और 2.5 मीटर टेलीस्कोप से हो रही हैं, और हमारा एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था पारस, और अभी 2.5 मीटर टेलीस्कोप के लिए नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया पारस 2। तो पारस 1 और 1.2 मीटर टेलीस्कोप से इंडिया में पहले एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी माउंट आबू स्थित हमारे टेलीस्कोप के द्वारा की गई। और उसने ये बताया कि जो प्लैनेट्स हैं ये करीब करीब सैटर्न से थोड़े छोटे और नेपच्यून से थोड़े बड़े साइज़ के हैं, लेकिन वो अपने सूर्य के बहुत पास हैं, यानी कि 3-4 दिन में वो एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, जबकि पृथ्वी 365 दिन में लगाती है। तो यानी कि ये प्लैनेट्स बहुत ही अपने सूर्य के बहुत पास हैं। इसी प्रकार से कुछ और प्लैनेट्स हम लोगों ने खोजे। अभी तक हम लोग 4 एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं, और जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो एक्सोप्लैनेट्स हैं किसी किसी की तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से। तो यानी कि ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग हैं, या वो सूर्य से अपने बहुत पास है, या फिर उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर उनकी डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं
की अध्ययन के अलावा हमको ऐसे एक्सोप्लैनेट्स, ऐसे प्लैनेट्स भी हैं ब्रह्मांड में जिनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अलग है, और इसकी जानकारी से हमको ये पता लग सकता है कि हमारे यहाँ के जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या, या हो सकता है कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई है उसमें उस प्रकार के प्लैनेट्स की उत्पत्ति भी हो सकती थी क्या, और क्या हो सकती है आगे जब कोलिजन्स हों। तो इस प्रकार की बहुत सी नॉलेज हैं जो कि हमको इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। अब एक आखिरी सवाल कि बहुत सारे युवा है, बहुत सारे बच्चे हैं और अलग अलग विधाओं में उनकी महारत हासिल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिज़िक्स पढ़ के क्या करना है, केमिस्ट्री पढ़ के क्या करना है, और पढ़ते हैं उसके बाद और कोई नौकरी ढूंढते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जो भाषाएं भी सीखते हैं, अलग अलग विधाओं के लोग हैं। क्या ये सभी के सभी स्पेस विज्ञान से, क्या अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ सकते हैं, या उनके लिए क्या क्या स्कोप है कि जिस तरह से वो भी इस तरह से कार्य कर पाए, और क्या व्यवस्था है उसके लिए, मतलब उनको क्या एडवाइस देंगे? तो अगर आप देखें कि अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस या स्पेस रिसर्च जो है, उसमें हर प्रकार की विधाओं का, हर प्रकार के सब्जेक्ट का समावेश है। अगर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात करें तो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सिविल, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, प्रपल्शन और एरोस्पेस, सभी विधाओं का इसमें समावेश होता है, और हर प्रकार के एक्सपर्ट्स को हमको ज़रूरत पड़ता है। सिमिलरली अगर आप कोर्स साइंस के सब्जेक्ट की बात करें, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, अभी तो स्पेस प्रोग्राम में गगनयान आ गया है, ह्यूमंस जा रहे हैं, तो बायोलॉजी, मेडिकल साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी हो, और अगर आप अन्य विषयों की बात करें तो सोशल साइंस हो। आदमी जब जाता है ऊपर तो उसके कैसे विचार चेंजेस होते हैं, क्या बायोलॉजिकल चेंजेस उसमें आते हैं, किस प्रकार के साइकोलॉजिकल चेंजेस उसमें होते हैं, अगर उसको आइसोलेशन में रखा जाता है तो क्या होता है। तो कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो उसका उपयोग स्पेस साइंस में हो रहा है। तो कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो चाहता है कि मैं रिसर्च करूं स्पेस से रिलेटेड, तो वो अपने किसी भी विषय को लेकर के स्पेस में रिसर्च कर सकता है। यहाँ तक कि स्पेस मैनेजमेंट, स्पेस लॉ की भी बात हो रही है। तो लॉयर हो, वकील हो, मैनेजमेंट वाला आदमी हो, कॉमर्स वाला आदमी हो, साइंस वाला आदमी हो, टेक्नोलॉजी वाला आदमी हो, सोशल साइंस वाला आदमी हो, पॉलिटिकल साइंस वाला आदमी हो, क्योंकि स्पेस पॉलिटिक्स भी हो रहा है, राइट। तो किसी भी विधा का आदमी स्पेस में आ सकता है और कार्य कर सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से आपने बताया कि समंदर के तल से लेकर ब्रह्मांड के छोर तक इस विज्ञान की यात्रा है, और इस विज्ञान में हम सब भागीदार हैं। आप जब नेशनल स्पेस डे हम मना रहे हैं, तब ये यात्रा ना केवल भारत के लोगों को, लेकिन विश्व के हर एक प्रत्येक व्यक्ति की को भी इसको छूती है। तो दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।